हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं दिनेश शर्मा आपको ग्रह नाशक योग बनाएंगे कि कैसे योग से घर की हानि होती है और बहुग्रह नाश योग, एक से अधिक ग्रहों का नुकसान होता है। इसमें ग्रहनाश में एक चीज़ जान लेना चाहिए। ग्रहनाश का मतलब कई बार ये होता है आदमी अपने ऐसे काम का स्वरूप होता है, उसका उसका जॉब का नेचर ऐसा होता है कि बार बार उसको घर बदलने पड़ते हैं। जैसे कि कोई एक सिविल सर्वेंट है, ब्यूरोक्रेट है, नौकरशाह है, आईएएस अधिकारी है, तो अपने प्रारंभ के समय उसको कई बार अपने पद बदलने पड़ते हैं। हर 1.5 साल 2 साल में उसकी नई पोस्टिंग होती है, तो उसके कई घर का नुकसान हो सकता है। कोई प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाला कर्मचारी जो कई बार वो अपने कई शहरों में बार बार नौकरी बदलता है, उस तरीके से भी घर बदलता है। कुछ लोग विदेश से रिलेटेड काम धंधा करते हैं, तो उसका उस तरीके से भी घर बदलता है। कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं जो बहुत हैक्टिक मूवमेंट रहती है उनकी, बार बार घर बदलते हैं, आंदोलन करते हैं। ठीक है, जैसे कि गांधी जी जेल जाते थे, कभी यहाँ जाते थे, कभी वहाँ जाते थे। उसी तरीके से भारत के प्रधानमंत्री एक घर के अलावा कई जगह जाते हैं वो। तो इस तरीके से भी ये योग फलित होगा, ये हम जान सकते हैं। परिभाषा जरूर जाननी चाहिए कि कोई एक बात का सीधा सीधा अर्थ नहीं निकलता। गृह लाभ के संबंध में मैंने और भी आगे पहले वीडियो डाले हैं, उन सब को मिला के आपको देखना होगा तो ज़्यादा लाभ होगा, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ नई चीज़ आती है, उसका आपको ध्यान रखना होगा। एक और मैंने बताया था कि स्थिर आवास योग, वो भी आपको देखना होगा। स्थिर आवास कैसे होता है, ठीक है। आगे चलते हैं इस विषय में। यहाँ से हमारा अपना वीडियो चालू होगा कि किसी जातक की कुंडली में किस तरीके से ग्रह नाश के योग शास्त्र बताते हैं। ठीक है, पहले तो कहता है कि त्रिकस्त मतलब त्रिक मतलब ये छठा, आठवां, 12वां भाव। यदि आपका जो प्लानेट है, कौन कौन सा प्लानेट होगा, इनका यदि छठे, आठवें, 12वें से वास्ता हो जाए तो वो मैं बताता हूँ आपको। पहले कहता है कि चतुर्थ भाव का प्लानेट यहाँ आ जाए, ठीक। इसके बाद कहता है कि द्वितीय का प्लानेट यहाँ आ जाए, कहीं पे भी जाए, 6, 8, 12 में आ जाए। और फिर ये 12वां वाला प्लानेट जो है, ठीक है, ये वाला प्लानेट यहाँ आ जाए, या फिर वो यहाँ आ जाए, ठीक है, या यहाँ वाला यहाँ पहुँच जाए, या यहाँ वाला यहाँ पहुँच जाए, या यहाँ वाला यहाँ पहुँच जाए। ठीक है, ऐसी स्थिति में बताया है कि द्वितीय स्थान, दसम स्थान, ये दसम का भी बताया, दसम, ठीक है। तो जो है दसम, 10वां घर, चौथा, दूसरा और 12वें भाव के स्वामियों से जितने पाप ग्रह संयुक्त हो, 6, 8, 12 के, छठा, 8वें, 12 भाव के, तो उतने ग्रहों का अग्नि के द्वारा विनाश होता है, ऐसा बताया है। आज के ज़माने में रेयर ऐसा केस होता है कि किसी का घर जल जाता है, तो ये योग वास्तव में अग्नि के द्वारा विनाश वाला योग तो अब संभव नहीं होगा। हाँ, उसका घर का किसी तरीके से नुकसान हो जाएगा, हम इसको ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। इसके बाद बोलता है कारकांश में सूर्य और राहु की युति। कारकांश कुंडली को समझने के लिए एक सरल सा उदाहरण मैं महात्मा गांधी की कुंडली में आपको बता देता हूँ। कारकांश क्या होता है, देखिए महात्मा गांधी की कुंडली है ये। सबसे अधिक राशि वाला ग्रह, सबसे अधिक राशि वाला ग्रह इसमें चंद्रमा है। चंद्रमा 28 अंश 40 मिनट पर है ये, ठीक है। तो ये चंद्रमा मीन राशि में बैठा है, ठीक। ये चंद्रमा मीन राशि में बैठेगा, तो हम मीन राशि को देखेंगे, ठीक। बस हमको D9 में जाना, नवमांश कुंडली, बस इतना ही मतलब है D9 का। इसके बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे कहाँ है वो राशि, और हम इसकी कुंडली बना लेंगे, ठीक है। इस भाव की कुंडली बना लेंगे, उसको बोलते हैं कारकांश लग्न कुंडली, ठीक है। यहां से हम देखेंगे कि चौथा भाव, यहां से योग को हम देखेंगे कि कारकांश में सूर्य और राहु की युति हो, मतलब ये लग्न में ही सूर्य और राहु की युति हो, या मंगल की दृष्टि हो, तो जातक का घर जल जाता है या नुकसान हो जाता है, ऐसे समझिए, ठीक है। तो ये कारकांश लग्न भी आपको मैंने समझा दिया। अब कहता है आगे, चतुर्थे षष्टम भाव में हो। ये जो चतुर्थे से ये षष्टम भाव में हो, ठीक। और पाप ग्रहों से दृष्ट हो तो जातक का घर का नुकसान होता है, ग्रह का नाश हो जाता है। ये चौथे भाव का जो प्लानेट है, ये जो चौथा भाव का प्लानेट है,
वो यदि यहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए, ठीक है, तो नुकसान होता है। आगे कहता है चतुर्थेश का नवांशेष यदि षट भाव में हो। अब हम कैसे समझेंगे चतुर्थेश का नवमांशेष षट भाव में हो, तो हम फिर जाएंगे D9 कुंडली में, फिर यही हमने वो कुंडली से उदाहरण समझते हैं। ये चतुर्थेश है, ठीक है, ये चतुर्थेश यहाँ पे शनि होगा, मकर राशि है, सॉरी चतुर्थेश हुआ ये शनि मकर राशि। इसको नवमांश में कहाँ बैठा, नवमांश में तो ये मकर राशि में ही बैठा है। इसका स्वामी D9 में कहीं छठे भाव में आ जाए, मतलब यहाँ पे छठे भाव में आ जाए, छठे भाव से संपर्क कर ले, यहाँ पे आ जाए, किसका D4 का, सॉरी फोर्थ लॉर्ड का जो स्वामी है, चतुर्थेश जो है का नवांशपति, नवांशे से यदि षट भाव संपर्क करे तो ग्रह का नाश। फिर कहता है कि चतुर्थेश लग्नेश और द्वितीयेश जितने पाप ग्रहों से युक्त हो। फिर से समझते हैं इसको, चतुर्थेश मेन में आ जाए, कहता है कि चतुर्थेश और लग्नेश ये फोर्थ का लॉर्ड, ये लग्न का लॉर्ड, फोर्थ का लॉर्ड और भाव का लॉर्ड, ठीक है। चतुर्थे लग्नेश द्वितीय जितने पाप ग्रहों से युक्त होंगे उतने ग्रहों का नाश होता है। यदि शुभ दृष्टि हो तो ग्रह नाश नहीं होता, ठीक है। अब ये लग्नेश पीड़ित नहीं होना चाहिए, द्वितीय पीड़ित नहीं होनी चाहिए और चतुर्थेश पीड़ित नहीं होनी चाहिए। यदि ये पीड़ित होंगे तो आपको आपके आवास मिलने में तकलीफ होगी, और यदि ये प्लानेट लग्नेश धनेश चतुर्थेश शुभ ग्रह से दर्श होंगे तो किसी प्रकार के घर की हानि नहीं होगी। मान के चलो आपका फोर्थ का लॉर्ड उच्च का हो, लग्नेश उच्च का हो, आपका दूसरे का लॉर्ड उच्च का हो, तो आप बेहतर आवास मिलेगा, बेहतर भवन मिलने के आपके चांसेस प्रबल हो जाएंगे। और आगे चलते हैं, केंद्र अथवा त्रिकोण भवनों में यदि सूर्य स्थित हो तो अपनी जीर्णता के कारण घर ध्वस्त हो जाता है। केंद्र और त्रिकोण कैसे समझाएं आपको, केंद्र और त्रिकोण इस तरीके से, ये जो है यहाँ पे मैंने बताया है कि ये केंद्र भाव है, ये केंद्र है, ये केंद्र है, ये केंद्र और ये केंद्र। अब त्रिकोण कौन सा होगा, त्रिकोण होगा यहाँ पे ये पंचम भाव और नवम भाव, ठीक है। यहाँ पे यदि सूर्य हो, केंद्र त्रिकोण में यदि सूर्य स्थित हो तो जीर्णता के कारण ग्रह ध्वस्त हो सकता है। अब ये योग तो अनेकों कुंडली में मिलेगा भाई। सूर्य लगभग 6 भाव बता दिया, तो सूर्य तो केंद्र में होगा, त्रिकोण में रहेगा। तो ये योग के बारे में बड़ी शंका है मुझे कि सबकी कुंडली में मिलेगा लगभग, तो ये तो 70% कुंडलियों में योग मिलेगा, ठीक है, कि केंद्र या त्रिकोण में सूर्य हो तो जीर्णता के कारण ग्रह ध्वस्त हो जाता है, मतलब इतना पुराना हो जाता है कि वो खत्म ही गिर जाता है, ठीक है। ये योग में दम नहीं मेरे को तो, ठीक है, ये योग बिल्कुल मैं खुद ही इससे सहमत नहीं हूँ ये बात से कि ये तो 70% कुंडली में लग जाएगा योग, ठीक है। तो योग से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ, क्योंकि वास्तविकता में भी देखा जाएगा तो ये लगेगा नहीं योग, क्योंकि ये योग कम से कम 70 के 80% कुंडलियों में मिल जाएगा आपको, कॉमन योग है। तो सूर्य यदि केंद्र में मिलेगा, और जनरली तो कहा जाता है कि भाई पंचम केंद्र और त्रिकोण में शुभ ग्रह बैठे तो अच्छा होता है, सूर्य बैठे तो सूर्य भी बैठेगा तो अच्छा होगा। तो ये योग से मैं अपने आप में सहमत नहीं हूं, लेकिन योग है, आपको मैंने बताया है। आगे कहता है कि द्वितीय द्वादश चतुर्थ भावाधिपति अष्टम में जितने ग्रहों से युक्त हो तो उतने ग्रह आलस्य होते हैं। इस योग से दशमेश। आगे कहा है कि दूसरा 12वां चतुर्थ भाव यदि अष्टम में आ जाए, ठीक है, उससे भी हानि की बात कहता है। दूसरा, ठीक, चौथा और ये 12वां, ये अष्टम से कनेक्ट हो जाए या अष्टमेश इनसे संबंध बनाए तो घर की हानि। इसके बाद कहता है कि चतुर्थेश यदि द्वादश में चले जाए, फिर जनरल बात कह दिया, ये बड़े काम की है। चतुर्थेश यदि द्वादश में चले जाए, ये चला गया विदेश अब्रॉड, वह भाव,
यदि चतुर्थे द्वादश हो तो जातक दूसरे के ग्रह में अथवा परदेश में निवास करता है। यदि चतुर्थे छठे और आठवें में हो जाए तो जातक अपने स्वजनों के घर में निवास करता है। कहता है कि यदि आपका फोर्थ लॉर्ड 12वें में चला गया तो स्वदेश जाएगा। ठीक है, हर मामलों में ये नहीं हो सकता। हो सकता है कि अपने वो गृह राज्य से दूर चलाए, अपने गृह जिले से दूर जाके काम करे, ठीक है, या वहाँ रहे, नौकरी के लिए चले जाते हैं लोग, फिर शहर शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसके बाद कहता है कि ये चतुर्थेश और चतुर्थेश, ये चतुर्थेश यदि अष्टम से संपर्क बना है और छठे भाव का भी स्वामी अष्टम में आ जाए तो जब तक अपने स्वजनों से गृह निवास में रहता है, अपने ऐसे हालात रहते हैं कि वो किन्हीं कारणों से अपने स्वजनों के साथ रहता है या स्वजनों के घर में रहता है, अपने परिवार के रिलेटिव के घर में रहता है। निश्चित रूप से उसका अपना घर नहीं होगा, तभी तो रिलेटिव के यहाँ रहेगा। छठे का स्वामी और चौथे का स्वामी, ठीक है, यदि अष्टम में आए। ठीक है, वैसे भी जनरली ज्योतिष के एक परमानेंट रूल है कि कोई भी केंद्र का स्वामी यदि अष्टम में आएगा तो हानि हो गई उसकी, तो उस भाव की हानि हो गई, तो घर की हानि हो गई, मान के चलो। ठीक है, अब बोलता है कि एक और बड़ा इंपॉर्टेंट इसमें है योग। कहता है बहुग्रह नाश योग। कैसे, सूत्र क्या लगेगा इसमें? चतुर्थ भाव में चर राशि हो और चतुर्थ भावाधिपति, चतुर्थ भाव कारक बुध और चंद्रमा यदि चर राशि का तो जातक स्थायी आवास नहीं होता, निरंतर बदलता रहता है। ये चीज हम महात्मा गांधी की कुंडली में देखेंगे, अप्लाई भी होती है। ठीक है, कहता है कि चतुर्थेश, चतुर्थ भाव चर राशि में हो, चतुर्थ भाव में चर राशि हो, तो बिल्कुल सही, चतुर्थ भाव में चर राशि है। मकर राशि चर राशि कहलाती है। ठीक है, कौन कौन सी राशि चर कहलाएगी? हम इसमें बोलेंगे कि 1, 4, 7, 10। ठीक है, मेष, कर्क, तुला और मकर ही चर राशि कहलाती है। ठीक है, अब इसका चतुर्थेश भी D9 में देखो चर राशि में बैठा है और बुध भी चर राशि में बैठा है। ठीक है, चंद्रमा इसका द्विस्वभाव राशि में बैठा है। तो इसके बाद कहता है चतुर्थ भावाधिपति, तो चतुर्थ भावाधिपति यहाँ पे स्थिर राशि में बैठा है, लेकिन नवमांश में चर राशि में गया है। और चतुर्थ भाव के कारक, चतुर्थ भाव के कारक कौन कौन से होते हैं? बुध और चंद्रमा। चंद्रमा देखो, ये चंद्रमा बैठा है चर राशि में बैठा है और बुध भी चर राशि में बैठा है। गांधी जी लगातार भ्रमण करते थे, घूमते थे, आंदोलन रहते थे, संघर्ष करते थे, विदेश में जाते थे, अफ्रीका चले गए थे, 20-21 साल तो अफ्रीका में रहे, समय समय पे अपना घर बदलते रहे, यात्राएं करते थे, कभी होटल में रुकते, कभी सर्किट हाउस में गवर्नमेंट के रुकते, कभी किसी के निजी आवास में रुकते, होटलों में रुकते। इस तरीके से जो है गांधी जी ने अपने अनेक ग्रह बदले। उसको बहुग्रह नाश योग इसमें कहा है। तो बहुग्रह नाश योग आज के ज़माने में कोई बड़ा MNC का CEO है, लगातार घूमता, देश विदेश घूमता, कभी इस होटल जाता, कभी उस होटल में जाता, कभी यहाँ रुकता है, कभी वहाँ रुकता है, बड़ा व्यापारी है। इसका मतलब जिसकी कुंडली में बहुग्रह नाश योग है तो उसके साथ ये भी हो सकता है कि उसको कोई, उसके काम का स्वरूप ऐसा हो सकता है, लगातार घूमने वाला, विदेश से संबंध हो सकता है, विदेशवास हो सकता है, ऐसा हम इसको समझ सकते हैं। तो ये मैंने आज आपको ये योग समझाया, काफ़ी सरल था, कोई कठिन नहीं है। मेन आप जब देखोगे कहीं ना कहीं लग्नेश चतुर्थेश की बात आती है और इनके जो कारक हैं बुध और चंद्रमा, ये यदि चर राशि में हों, ठीक है, शुभ हों तो ज़्यादा कर, यदि ये 6, 8, 12 से संपर्क बनाते हैं तो नुकसान जातक को होगा। ये पूरा वीडियो का सार आप समझ सकते हो। तो इसके बाद जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ वो बहुक्षेत्रवान योग, मतलब एक से अधिक जिसके पास प्रॉपर्टी हो और उसमें भूमि विक्रेता योग। कई बोलते हैं कि भाई मैं प्रॉपर्टी का बिजनेस करूं क्या, तो वो भूमि विक्रेता योग से भी रिलेटेड एक योग है, उसे भी समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, एक चीज़ और आपको बता दूं, देखो भाई ये मैं योग बता रहा हूँ, जो शास्त्रोक्त है वो बात बता रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि योग लगेगा कि नहीं लगेगा, ये अनुसंधान का विषय है। ठीक है,
कई योग लगते हैं। मैं तो लगातार रोज ही प्रैक्टिकल करते रहता हूँ। ज्योतिष की का काम है अनुसंधान करना, कुंडली मिलती है, अनुसंधान करता है, फिर वो बता पाता है। तो जो योग बने हैं वो बड़े विद्वान जन ने बनाए हैं, बहुत मेहनत करी है। योग लगते हैं, आपको इशारा देते हैं। कैसे इशारा देते हैं कि चर राशि और स्थिर राशि से आवास के बारे में पता किया जा सकता है। बुध और शुक्र बड़े इंपॉर्टेंट ग्रह है। फोर्थ लॉर्ड लग्नेश, इनका इंपॉर्टेंट होना, चतुर्थ भाव में शुभ प्रभाव होना, चतुर्थेश उच्च का होना, मित्र राशि में होना, तो अच्छे ग्रह के लिए इंपॉर्टेंट है। चतुर्थ भाव इतना पीड़ित है, चतुर्थेश पीड़ित, D9 में पीड़ित है, D9 में शत्रु राशि में चला गया है, उसका नवमांश भी पीड़ित है, 6, 8, 12 में लग्न में गया है, तो निश्चित रूप से जातक के ग्रह की हानि हो सकती है, नुकसान हो सकता है। तो सोच समझ के आप लगा सकते हो। जैसे कि मैंने एक बताया था कि स्थिर भाव वाला योग, अब ये जो स्थिर आवास वाले योग, भाई वहां पे जो चतुर्थ भाव है वहां स्थिर राशि बैठी हो, चतुर्थ भाव का स्वामी स्थिर राशि में बैठा हो, और चतुर्थ भाव का स्वामी नवमांश में भी स्थिर राशि में बैठा हो गया, उसका नवमांशपति भी स्थिर राशि में बैठा हो, तो जातक का एक ही घर होगा, घर बार बार नहीं बदलेगा। और उसका जो चतुर्थेश है या लग्नेश है स्थिर राशि से संपर्क करता हो, ठीक है। स्थिर राशि मतलब 2, 5, 8, 11, ठीक है। वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, 2, 5, 8, 11 ये राशियां जो है स्थिर राशि कहलाती है। और द्विस्वभाव राशि 3, 6, 9, 12, ठीक है। मिथुन, कन्या, धनु और मीन, तो ये राशियों का खेल है। और इस आधार पे भी हम बहुत सारी चीज़ें बड़े आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। इसको हम समझने के लिए देख लेते हैं, ये आपको और बता देता हूँ। ये राशि बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये राशि आप चाहे तो अच्छे से नोट कर सकते हैं यहाँ पे। अरे यार, हाँ, ये लो, ठीक। चर राशि है मेष, कर्क, तुला, मकर, और स्थिर राशि है वृषभ, सिंह, वृश्चिक, कुंभ, द्विस्वभाव राशि मिथुन, कन्या, धनु, मीन। ये टेवा आप हाथ से बढ़िया से बना लो। मैं बनाया था यार, थोड़ा सा धुंधला हो गया यहाँ पे, किन्हीं कारण तो फट गए, ठीक है। मेरा ऐसा होता नहीं है जनरली, हो गया होगा, बिगड़ गया होगा, फिर से बना लेंगे अपन, तो कलाकार आदमी है, ठीक है। कोरल वोरल सब कुछ जानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है राशि का खेल। इससे क्या मिलेगा आपको, क्लू मिलता है, ठीक है। इसी क्लू से आप नए अनुसंधान बढ़ा सकते हैं आगे, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से आइडिया मिलेगा क्या इस तरीके से एंट्री मारना चाहिए, ऐसे देखा जाता है, ऐसी कुंडली को हमको समझना होगा, क्योंकि हजारों योग हैं कुंडली में। और जातक क्या समझता है कि आप बिल्कुल मेरे को बता दो साहब, तो भैया आपने जब उसको लगाया है फोन, पता नहीं उसका मूड कैसा है, वो योग ध्यान है भी है कि नहीं है, नहीं है। इसीलिए ना जातक को बताना चाहिए कि भाई आपको श्रीमान, आपसे हम ये प्रश्न जानना चाहते हैं, आप प्रश्न बताओगे ना तो उसका उत्तर बहुत सटीक देगा वो। नहीं तो नहीं, आपको जो दिखता बता दो तो फिर अनसेंट बताएगा वो, ठीक है। क्या दिखता है ज्योतिषी को, ज्योतिषी देखेगा लग्नेश देखेगा, सप्तम भाव पीड़ित है, पत्नी भाव देखेगा, सबसे पहले वही दिखता है, ठीक है। और अष्टम में बैठा तो उठपटांग बताएगा वो, क्योंकि 90% मामले में ग्रह 6, 8, 12 में बैठते हैं तो नेगेटिव बात आ जाती है। फिर बोलता आपको जो दिखता है बता दो, फिर वो उठपटांग बताता है, फिर बोलेगा यार इसमें ज्योतिषी में कोई क्वालिटी नहीं है। अब ज्योतिषी कोई जादूगर थोड़ी है, योग समझ के बताता है, ऐसा कोई त्रिकालदर्शी नहीं है एस्ट्रोलॉजर जो एट ए ग्लांस देखा और बकने लगा बिल्कुल, अरे बाप रे देखते से ही बोलने लगा वो, तो ऐसा नहीं है मेरे भाई। ये ग्रहों का विज्ञान है और शास्त्र ऋषि मुनियों ने इसको समझ के बनाया है, बहुत ही विज्ञान ही है, बहुत तगड़ा विज्ञान है, ठीक है। तभी फलित आते हैं। और ऋषि पाराशर ने बोला था ऊहा पोह काल परिस्थिति समझ के। हमको नहीं पता यार कौन आदमी टेस्ट ले रहा है हमारा, कि सही मायने में जो आदमी फोन कर रहा है, भाई हम तो टेलीफोनिक आजकल चल रही है एस्ट्रोलॉजी, हम तो ये कहते हैं कि जिसने भी फोन किया भाई एक बहुत समझदार व्यक्ति है और बड़ा चिंतित है अपने कैरियर को लेके, वो फोन कर रहा है, अच्छी रेपुटेशन का होगा, जनरल यही माना जाएगा ना। वो अपने बारे में कुछ भी नहीं बताता है कि भाई वो बहुत बड़ा राजनेता है, कि पुलिस का कोई अफसर है, IAS है, IPS है, कि फौज का कर्नल है, कि वो नहीं बताता कि बहुत बड़ा व्यापारी है, कि उसके ऊपर घर में बहुत बड़ी रेड पड़ी है, ठीक है, बहुत बड़े क्रिमिनल है वो, या बहुत वो आदमी बहुत उच्च स्तर का प्रोफेसर है, विद्वान है, नहीं पता, ठीक है।
और वो बता के जानना चाहता है, लेकिन वो थोड़ा सा भी इशू क्लिक वो बता दे सही सही कि साहब मेरा इस प्रकार का बैकग्राउंड है, तो ज्योतिषी को मदद मिल जाएगी आगे बढ़ने में, और उसके फलित बहुत हद तक सही आ सकते हैं। परीक्षा लेने जाओ तो इतना बड़ा आज के कलयुग में है ये तो विद्या, मेमोरी की बहुत प्रॉब्लम है, मेमोरी नहीं है, लोगों को याद नहीं होता चीजें, है ना। पहले के ऋषि मुनि को तो ऐसे ही रटे रहते थे, पहले कोई कॉपी पेन तो होता नहीं था भैया, वो अपने शिष्यों को रटा देते थे श्लोक, हजारों लाखों श्लोक रट लेते थे लोग, धड़ाधड़ कुंडली देखते ही बोलते थे, बोल बोल के फलित बताते थे। अब वैसी परिस्थिति नहीं है, चीजें चेंज हुई है, तो आपको थोड़ा सा एस्ट्रोलॉजर की भी मदद करनी पड़ेगी। परीक्षा लेने से क्या होगा यार, आप परीक्षा लोगे ना 90% एस्ट्रोलॉजर फेल हो जाएगा। इसीलिए एस्ट्रोलॉजर कहता है ये प्रश्न बता दे यार, बहुत कठिन है, प्रश्न बताएगा तो मैं आगे बढ़ूंगा, थोड़ा अपनी नोट्स निकालूंगा, पढ़ूंगा, स्टडी करूंगा। मेरे हर टॉपिक के नोट्स हैं मेरे, ठीक है। कोई भी प्रश्न बोलता है तो मैं उसकी स्टडी करता हूँ। और तो वर्क कुंडलियों पे अभी वीपी गोयल साहब ने इतना पढ़ा दिए हैं लोगों को, और बहुत सटीक आता है उसमें भी। अब लोग टाइम ही नहीं देते, आप ही बता दो साहब, आप ही बता दो, क्या पैसे ले लिए, बता दिए कुछ भी, लप्पन छप्पन, है ना, हो गया। तुम्हारा भी नुकसान, हमारा भी नुकसान, हमारी भी क्रेडिबिलिटी गई, तुम्हारी, तुमको बोला ये जो एस्ट्रोलॉजर कुछ नहीं बनता इसको, आपने गलत ट्रैक पे गए, आप बता दो कुछ भी, कैसे बता देगा यार वो। आपको हिंट करना पड़ेगा, आपको अपना एजुकेशन बताना पड़ेगा, आप पढ़े लिखे हो, अनपढ़ हो, विवाहित अविवाहित हो, ठीक है, मिडिल परिवार में जन्मे हो, शहर के हो, गांव के हो, क्या वातावरण काम करते हो, ये सब जरूरी है, ठीक है। नहीं बताओगे तो कोई रिजल्ट नहीं आएगा। इतना बोल के मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। उम्मीद है कि ये हमारे जो ये मेरा छोटा छोटा योग बनाने का जो अभियान मैंने मतलब तरीका है, और उदाहरण से समझाने का जो तरीका है, आपको समझ में आएगा और अच्छा लगेगा। हरे कृष्ण।